नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति कक्षा 12 भूगोल की कक्षा में आज एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। तो हम लोग अभी तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में 3 अध्याय को पूर्ण कर चुके हैं। आज हम लोग इकाई 2 में अध्याय 4 करेंगे, मानव विकास। तो इस अध्याय में जो चर्चा के मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। वृद्धि और विकास में अंतर ये देखेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसमें प्रमुख अंतर क्या है। और डॉक्टर महबूबुल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जो है, इन्होंने जो मानव विकास की अवधारणा दी है उसको हम लोग देखेंगे। और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के विकास मॉडल को देखेंगे। मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं इसे देखेंगे। और मानव विकास के 4 स्तंभ क्या हैं इसका अध्ययन करेंगे। और मानव विकास के उपागम क्या हैं और मानव विकास के मापन कैसे किए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएँ करेंगे, अपने देश की भी तुलना करेंगे अपने पड़ोसी देशों के साथ में, और विश्व के अन्य देशों की तुलना करेंगे और देखेंगे उसका सारांश क्या निकल कर के आता है। तो हम लोग आज इस लेसन प्लान में इन सारे बिंदुओं को अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग सिलसिलेवार इनका अध्ययन शुरू करते हैं। तो वृद्धि और विकास क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए, वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वृद्धि जो ग्रोथ होती है वो दोनों तरीके की हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी इनकी संख्या में परिवर्तन होता है। वृद्धि इस संख्यात्मक परिवर्तन को दर्शाती है वृद्धि। जैसे मान लेते हैं किसी नगर की जनसंख्या में वृद्धि हो गई, किसी नगर की जनसंख्या में वृद्धि 2 तरीके से होगी, या तो प्राकृतिक वृद्धि होगी और दूसरा प्रवास के कारण वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये नगर में वृद्धि या धनात्मक अगर है तो नगर की जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि है तो ये क्या होगी, वृद्धि को दिखाएगी। और किसी गांव की जनसंख्या में कमी, तो ये कमी प्राकृतिक भी हो सकती है और प्रवास के कारण भी हो सकती है। प्रवासी मजदूर बहुत सारे गांव में से बाहर चले जाते हैं रोज़गार की तलाश में, तो गांव में पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो इसलिए गांव की जनसंख्या कम हो जाती है। आज के समय में विश्व की अगर हम बात करें तो शहरीकरण, विश्व की 50% से अधिक आबादी शहरों में विश्व की रहती है। ठीक है, और यही आज से 15-20 साल पहले जो है गाँवों में 50% से अधिक आबादी गाँवों में रहती थी। तो ये यहाँ पर संख्यात्मक परिवर्तन जो दिखा रहा है वो ऋणात्मक दिखा रहा है, यानी कि गाँव की आबादी ऋणात्मक रूप से नेगेटिव तरीके से इसकी जनसंख्या कम हो रही। तो यानी वृद्धि जो है संख्यात्मक परिवर्तन को दिखाता है और साथ में ही ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, और विकास की अगर हम बात करें तो विकास ये गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि जो होती है वो जो है विकास को दर्शाता है। जैसे नगर की जनसंख्या के साथ साथ उसके आवास व मूलभूत सेवाओं में वृद्धि ही क्या कहलाता है, विकास। मतलब नगर की जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में अगर जनसंख्या को आवास उपलब्ध करा रही है सरकार और उनके जो मूलभूत बेसिक नीड्स हैं उन नीड्स की जो है आपूर्ति शहर द्वारा की जा रही है, तो शहर का विकास होगा। नहीं तो शहर की जनसंख्या में वृद्धि ही होगी। और अगर ये जो वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि नहीं हो रही है तो ये विकास और वृद्धि दोनों साथ साथ में नहीं चलेंगे, यानी जनसंख्या की तो वृद्धि हो गई नगर में लेकिन विकास नहीं हुआ। तो इसलिए भौतिक सुख सुविधाओं यानी वैश्विक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है ये भी होनी जरूरी है। तो ये गुणात्मक परिवर्तन होगा। देखिए, यहाँ संख्या में वृद्धि नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे जनसंख्या की जो है गुणात्मक पहलुओं में परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे मूलभूत सेवाओं में वृद्धि होगी, यानी उनको आवास की सुविधा मिलेगी, उनको हाइजीनिक फूड्स मिलेंगे। ठीक है, तो उनको पानी की सप्लाई मिलेगी और स्वास्थ्यवर्धक जो है पर्यावरण मिलेगा।
तो वो स्वस्थ रहेंगे, यानी उनका गुणात्मक परिवर्तन होगा, सकारात्मक वृद्धि होगी, तो ये विकास कहलाता है। तो वृद्धि और विकास में हम लोगों ने जो वैश्विक अंतर देखा, जो मुख्य अंतर देखा, वो ये देखा कि वृद्धि संख्यात्मक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं विकास। पहले विकास के मापन को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। पहले विकास को सिर्फ आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। 1990 के दशक से पहले जो है विकास को आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था, परंतु अब जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा, चिकित्सा और अवसर की उपलब्धता तथा स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण सूचक के रूप में विकास के स्तर को मापा जाता है। यानी पहले सिर्फ आर्थिक वृद्धि को ही विकास मान लिया जाता था कि कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई क्षेत्र जो है अगर आर्थिक वृद्धि कर रहा है तो वो मान लिया जाता था कि वो विकास कर रहा है। लेकिन 1990 के दशक के बाद जब से महबूबुल हक ने जो है ये विचारधारा दी है, अमर्त्य सेन ने जो है ये विचारधारा दी है, तब से विकास के मायने बदल गए। अब विकास का मतलब ये हो गया कि जीवन की गुणवत्ता कैसी है, शिक्षा कैसी है, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है और लोगों तक जो है संसाधनों तक लोगों की पहुंच कैसी है और लोगों का जो स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, वहाँ तक लोगों कितनी पहुँच है लोगों की। तो अब इस रूप में विकास के स्तर को मापा जाने लगा, ठीक है। और इस विचारधारा को विकसित करने का श्रेय, यानी जो ये वाली विचारधारा है, जो नवीन विचारधारा है विकास की, इसको विकसित करने का श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक को जाता है और साथ में ही भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया जाता है। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ भी इसीलिए दिया गया था कि इन्होंने जो है एक ऐसा मॉडल विकसित किया था जो सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट का, जिसमें जो है सोशल वेलफेयर, सोशल इकोनॉमिक्स की बात की थी, ठीक है। तो इनके अनुसार विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, मतलब देखिए, अब कल्याणकारी जीवन की अवधारणा जो है आ गई है, कल्याणकारी जीवन व्यतीत कर सकें, तो ये है विकास का मूल उद्देश्य, ना कि सिर्फ आर्थिक वृद्धि ही जो है विकास का मूल उद्देश्य है। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में लोग का जीवन सार्थक हो सके, लोग जिस लिए पैदा हुए हैं उनका जीवन सार्थक हो सके, तो यही जो है विकास का मूल उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा महबूबुल हक और अमर्त्य सेन जी ने अपने जो है मॉडल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये जो है महबूबुल हक जी हैं जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, और ये हमारे अमर्त्य सेन जी हैं जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो इन्होंने ये मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था डॉक्टर हक ने, महबूबुल हक ने, और विकास के मुख्य ध्येय इन्होंने बताया था स्वतंत्रता में वृद्धि। अमर्त्य सेन ने बताया था कि मानवीय स्वतंत्रता यानी स्वायत्तता में वृद्धि ही विकास का मुख्य ध्येय, मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अब मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या हैं? यानी देखिए, हम मानव विकास की तो बात करते हैं, लेकिन मानव विकास कब संभव होगा, किस रास्ते से होकर मानव विकास गुजरेगी? तो ये इसमें हम तीन मुख्य जो है इसके हम जो है पायदान देखते हैं: संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये तीन मुख्य ऐसे जो है पायदान हैं जिनसे होकर मानव का विकास गुजरेगा। अगर इन तीनों तक मानव की पहुंच है तभी मानव का विकास होना संभव हो पाएगा। अब जैसे संसाधनों की अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं, ये प्राकृतिक संसाधन हैं, इन संसाधनों तक मानव की पहुंच कितनी है? अगर मानव ईजिली, आसानी से इन संसाधनों तक अपने उपलब्ध ज्ञान के माध्यम से और उपलब्ध टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो भी मानव इनकी पहुंच तक जो है चला जाता है, इन तक इनकी पहुंच हो जाती है, तो एक पायदान मानव विकास का वो पूर्ण कर लेता है। अब आपने समाज में देखा होगा कि समाज मुख्यतः दो घटकों में बटा होता है, एक अमीर और दूसरा गरीब। तो अमीर तबका जो होता है समाज का, उसकी संसाधनों तक पहुंच ईजिली होती है, आसानी से हो जाती है, क्योंकि उसके पास में इन संसाधनों को खरीदने के लिए जो है धन होती है, पूंजी होती है। तो उस धन और पूंजी के माध्यम से इन संसाधनों तक वो आसानी से
पहुंच जाता है। लेकिन एक गरीब तबका होता है तो वो इन संसाधनों तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के पास कार है और दूसरे व्यक्ति के पास साइकिल है, तो कार वाला व्यक्ति कार तक क्यों पहुंच पाया? ये भी संसाधन है। कार तक क्यों पहुंच पाया? क्योंकि उसके पास में पूंजी थी, धन था, तो उसके माध्यम से उसने कार को परचेज कर लिया। तो संसाधनों तक अगर देश के अधिकांश मानव नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मानव का विकास जो है नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य तक सभी का पहुंच बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य और एक ऐसा पायदान है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है बिल्कुल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। और जब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो फिर उसकी गुणवत्ता और उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए चिकित्सा की पहुंच आम जन तक होनी चाहिए। और यही कारण है कि आज भारत सरकार इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है कार्य कर रही है। आपने सुना होगा एक स्कीम आई थी मोदी केयर के नाम से, जिसके माध्यम से भारत के करीब 10 करोड़ परिवारों को जो है लाभान्वित किया गया है प्रधानमंत्री बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, मोदी केयर के तहत। तो ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला करके और आम जन तक जो है स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचा रही है, जिससे कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है आसानी से स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सके और उच्च चिकित्सा सुविधा के माध्यम से अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बना सके। और शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान है मानव विकास का। शिक्षा के बगैर सब कुछ अधूरा है। शिक्षा के बारे में कहा गया है कि गुणवत्तापरक शिक्षा जो है मानव की कार्यशैली को, मानव की कार्य क्षमता को, उसकी उत्पादकता में वृद्धि करने का शिक्षा कार्य करती है। इसलिए शिक्षा प्राथमिक स्तर, प्राइमरी स्तर से लेकर के प्राथमिक और उच्चतर स्तर तक सभी देश के सभी व्यक्तियों तक, सभी बच्चों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। जब ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों चीज़ों की पहुंच व्यक्ति तक हो जाएगी तभी मानव विकास संभव हो पाएगा। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। अब देखिए वहाँ तक पहुँचने के लिए मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, हमने देखो शिक्षा जब प्राप्त हो जाएगी, चिकित्सा प्राप्त हो जाएगा और संसाधनों तक पहुँच हो जाएगी, तो विकास के 4 स्तंभ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। यहाँ पर समता से तात्पर्य यह है कि समाज के सभी लोग समान हैं, चाहे वो संसाधनों की पहुंच तक सभी की समानता होनी चाहिए, चाहे न्याय की पहुंच तक सभी की समानता होनी चाहिए। यानी जितनी संसाधन है समाज में, देश में, क्षेत्र में, उन संसाधनों तक सभी का जो है बराबर अधिकार होना चाहिए, सभी की उस पर पहुंच होनी चाहिए। तो यही क्या कहलाती है? समता कहलाती है, समानता या समता, इक्वलिटी कहलाती है। और सतत पोषणीयता सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये शब्द है इंग्लिश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत पोषणीयता से तात्पर्य ये है कि हम विकास तो करें, लेकिन ऐसा विकास करें जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी प्रभावित ना हो। संसाधनों का हम इतना अनुकूलतम उपयोग करें कि उस भावी पीढ़ी के लिए वो संसाधन बचे रहें। तो इसीलिए इसको सतत पोषणीयता कहते हैं। और तीसरा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता का मतलब होता है कि मानव की उत्पादकता क्या है, मानव की प्रोडक्टिविटी क्या है। और ये तभी बढ़ेगी जब मानव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब प्राप्त करेगा मानव, तो उसकी उत्पादकता यानी दक्षता में उसकी वृद्धि होगी। और जब दक्षता में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, तो मानव स्वतः विकास करेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से सशक्तिकरण मतलब स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की प्राप्ति की शक्ति। सशक्तिकरण का मतलब होता है स्वायत्तता की प्राप्ति की शक्ति।
तो ये किस प्रकार से जो है ये संभव होगी? ये तभी संभव होगी जब मानव स्वस्थ होगा, उस तक शिक्षा की पहुंच होगी, तभी ये संभव हो पाएगा। यानी मानव की स्वतंत्रता और क्षमता, उसकी जो है देश के विकास की ऐसी योजनाएं होनी चाहिए कि उस देश का नागरिक, प्रत्येक नागरिक जो है वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे, और जब स्वतंत्र महसूस करेगा तो उसकी कार्य क्षमता स्वतः बढ़ जाएगी, और जब कार्य क्षमता स्वतः बढ़ जाएगी तो वो सशक्त होगा, इम्पावर होगा वो व्यक्ति, और जब व्यक्ति इम्पावर होगा तो मानव का विकास होगा, और जब मानव का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, और जब क्षेत्र का विकास होगा तो राज्य उन्नति करेगा, और जब राज्य उन्नति करेगा तो देश उन्नति स्वतः ही करेगा। तो इस तरीके से ये 4 स्तंभ हैं। हमने देखो इस चित्र के माध्यम से दर्शाया है कि ये एक महल है मानव विकास का, और ये महल इन 4 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। जब ये 4 पिलर्स जो है विकसित होंगे तो मानव का विकास अपने आप हो जाएगा, और जब मानव का विकास होगा तो राष्ट्र स्वतः ही विकसित हो जाएगा। मानव विकास के उपागम। अब देखिए, उपागम का मतलब होता है अप्रोचेज। जो मानव विकास के अप्रोचेज क्या हैं, उपागम क्या हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये 4 उपागम बताए गए हैं मानव विकास के: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये 4 उपागम बताए गए हैं मानव विकास के। तो ये आय उपागम ये बहुत ही पुराना उपागम है। जैसा कि हमने बताया कि 1990 से पहले यानी महबूबुल हक ने जो अपना डेवलपमेंट का जो उन्होंने पैरामीटर दिया था, मानव विकास सूचकांक के जो उन्होंने आधार सिद्धांत दिए थे, उससे पूर्व जो है यही प्रचलित व्यवस्था थी आय उपागम। यानी आय का उच्च स्तर ही मानव विकास का सूचक पहले माना जाता था। यानी आय में वृद्धि अगर होगी तो मानव विकसित होगा, ऐसा इस उपागम के माध्यम से समझा जाता है। और कल्याण उपागम, ये कल्याण उपागम 1990 के दशक के बाद जो है इस पर जोर दिया गया। तो अब सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक व्यय किया जाने लगा। यानी मानव का कल्याण, अधिकतम कल्याण कैसे सुनिश्चित किया जा सके, मानव को अधिक लाभ किस तरीके से प्राप्त हो सके, तो ये कल्याणकारी उपागम के माध्यम से जो है ये संभव हो सका। तो इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और मानव के सुख साधनों पर जो है सरकार अत्यधिक उच्च व्यय करती है। अब देख लीजिए, शिक्षा को इसीलिए जो है समवर्ती सूची का विषय माना गया है। यानी राज्य भी उस पर कानून बना सकती है और केंद्र भी उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए काफ़ी बजट का पैसा जो है शिक्षा के विकास पर खर्च किया जाता है। ठीक है, अभी आपने जो है देखा होगा एक RTI राइट टू एजुकेशन इसीलिए आया कि संविधान में संशोधन करके 21 ये अनुच्छेद के तहत जो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, जो मूल अधिकार माना गया। तो ये क्यों माना गया? क्योंकि शिक्षा लोगों तक पहुंच सके, जो बच्चा है 6 से 14 वर्ष की आयु तक उसको मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो सके। और चिकित्सा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य के लिए मोदी केयर जैसी परियोजनाएं सरकार ने चलाई है। तो और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो बुज़ुर्गों के लिए जो है पेंशन बीमा योजना, ये सारी बहुत सारी सुरक्षा संबंधित योजनाएं लागू की गई हैं, चलाई गई हैं। और इसके अलावा किसानों को सुरक्षित रखने के लिए जो है कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें उनको एक तरीके से जो है कैश भी प्रोवाइड कराया जा रहा है प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही कल्याणकारी उपागम के माध्यम से मानव विकास को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और न्यूनतम आवश्यकता उपागम की बात करें तो ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। न्यूनतम आवश्यकता मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है, यानी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब देखिए, आधारभूत आवश्यकताएं तो पहले 3 मानी गई थी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान तक व्यक्तियों की पहुंच इस उपागम के माध्यम से सुझाया गया है। और इसके अलावा जो है आज के समय में हाइजेनिक जो है एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्वच्छ वाटर सप्लाई होनी चाहिए,
ठीक है, हेल्दी फूड की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है, और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, आवास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। तो इस सब की तरफ सरकारें ध्यान दे रही हैं इस उपागम के माध्यम से। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास और शहरी आवास बनाए जा रहे हैं, लोगों को छत मुहैया कराई जा रही है, पक्का मकान दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे कार्य हैं। और क्षमता उपागम की अगर बात करें, क्षमता इसी उपागम की बात जो है अमर्त्य सेन जी करते हैं। क्षमता यानी इफिशियंसी, मानव की इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जाए, मानव क्षमताओं का निर्माण कैसे किया जाए, तो ये क्षमता उपागम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें ये इन्होंने बताया कि संसाधनों तक, अमर्त्य सेन जी ने बताया कि संसाधनों तक मानव की पहुंच तभी संभव होगी जब उसकी क्षमता में वृद्धि की जाएगी, जब उसकी क्षमता को बढ़ाई जाएगी, तभी जो है मानव संसाधनों तक पहुंच सकेगा। मानव विकास का मापन, अब हम लोग देखेंगे मानव विकास को। अब अभी तक हमने समझ लिया कि जो है किस तरीके से वृद्धि और विकास क्या है और मानव विकास तक कैसे जो है पहुंच सकता है। अब इसके मापन की क्या आधार है, मानव विकास को किस तरीके से मापा जाता है, इसके मापन के क्या आधार हैं। तो इसको इसीलिए जो है एसडीआई का विकास किया था महबूबुल हक ने 1990 के दशक में अमर्त्य सेन के साथ मिलकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था। इन्होंने 3 आधार माने थे, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में इनको बहुत ही गहराई से समझा, स्वास्थ्य क्या है, शिक्षा क्या है, संसाधनों तक पहुंच कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो इन्हीं तीनों के आधार पर एसडीआई का निर्माण किया जाता है। और आज यूएनडीपी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संगठन है विकास प्रोग्राम की, तो वही जो है एसडीआई का आकलन करती है। 189 देशों का सूचकांक जारी करती है और उस 189 देशों का सूचकांक जो है उसका स्कोर 0 से 1 के बीच रहता है। ठीक है, और जब स्कोर 1 के नज़दीक होता है तो माना जाता है कि उस देश का मानव विकास सूचकांक काफ़ी उच्च है, काफ़ी समृद्ध है। तो इस तरीके से इन तीनों आधारों पर मानव विकास सूचकांक निर्धारित किया जाता है। अब इसके आधार पर, इस स्कोर के आधार पर जो है एसडीआई इस स्कोर के आधार पर मानव विकास के 4 स्तर निर्धारित किए गए हैं। मानव विकास के 4 स्तर, अति उच्च स्तर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। यानी जिनका स्कोर 1 के काफ़ी नज़दीक है, 0.808 के ऊपर है, वो अति उच्च जो है मानव विकास के स्तर को प्राप्त करते हैं। और जिनका स्कोर 0.70 से 0.807 के बीच प्राप्त होता है, ये उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। और जिनका स्कोर होता है 0.556 से लेकर 0.699 के बीच होता है, तो ये मध्यम स्तर के मानव विकास को प्राप्त करते हैं। और जो 0.55 से नीचे होते हैं वो निम्न स्तर के मानव विकास सूचकांक को प्राप्त करते हैं। भारत अभी जो है मध्यम मानव स्तर विकास के स्तर में अभी इसी पायदान में है। ठीक है, तो इसमें देशों की बात करें तो अति उच्च में लगभग 49 देश हैं, उच्च में जो है लगभग 53 देश हैं और मध्यम में 42 देश हैं और इसी प्रकार से निम्न में जो है 43 देश हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 स्तर विकास के प्राप्त होते हैं। अब इन एसडीआई रिपोर्ट 2019 अगर हम देखते हैं, जो कि यूएनडीपी ने जारी किया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास सूचकांक का 2019 का, ये हर साल जारी किए जाने वाला रिपोर्ट है। तो 2019 में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखते हैं सबसे पहले पायदान पे नार्वे है। इस सूचकांक में कई सालों से अनवरत फर्स्ट पायदान इन्हीं दोनों देशों का रहता है, स्विट्जरलैंड या नार्वे। तो देखिए 0.95 वैल्यू के साथ में, स्कोर के साथ में सबसे ऊपर है, यानी 1 के एकदम करीब है स्विट्जरलैंड, बहुत ही थोड़ा सा पीछे इससे, और फिर आयरलैंड है और जर्मनी है। यहाँ पर हम लोग देखें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और जर्मनी, ये सब कहाँ के देश हैं, यूरोप के देश हैं। और यूरोप के ये सब छोटे छोटे देश हैं जो कि मतलब इनके यहाँ चिकित्सा अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, लोगों की संसाधनों तक पहुँच अच्छी है। तो इन सब के आधार पर इनको अच्छे स्कोर दिए गए हैं और इनका जो है बहुत ही अति उच्च एसडीआई इनका है। ठीक है, अगर अति निम्न एसडीआई की बात करें
अति निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, तो इसमें सबसे निचले पायदान पे है नाइजर, जो अफ्रीका का देश है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी अफ्रीका का देश है। इनका देखिए मानव स्कोर जो है बहुत कम है, मतलब 4 से भी नीचे है। और साउथ सूडान, ये भी अफ्रीका का देश है। चाड, ये भी अफ्रीका का देश है। बुरुंडी, ये भी अफ्रीका का देश है। सियरा लियोन, ये भी अफ्रीका का देश है। बुर्किना फासो, ये भी अफ्रीका के देश हैं। तो यानी कि हमने देखे कि टॉप 5, जो बॉटम 5 के देश हैं, जो अति निम्न एसडीआई वाले, वो सब कहाँ के हैं? अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं, अफ्रीकन महाद्वीप के हैं। और अति उच्च वाले जो है ये कहाँ के हैं? ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं। तो अब इनमें क्यों इतना अंतर आ रहा है इन देशों में, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप? तो इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि इन्होंने शिक्षा पर अधिक जोर दिया और चिकित्सा पर अधिक जोर दिया। अभी अफ्रीका महाद्वीप की ये स्थिति है कि वहाँ पर जन जन तक शिक्षा की पहुँच नहीं है, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही, इसलिए वहाँ पर अभी भी मृत्यु दर सर्वाधिक है उस महाद्वीप की। इसीलिए उसे अभी डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है। डार्क मतलब कंटिनेंट के नाम से भी उस महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। इसीलिए यहाँ पर एसडीआई बहुत निम्न है। अब भारत के स्कोर की बात करें तो 189 देशों में भारत का स्कोर 129वां स्थान है, स्कोर है 0.64। तो ये भी बहुत ही निम्न स्कोर है भारत का, जो कि मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने वहाँ चार्ट देखा था, इसमें इस वाले के बीच में 0.056 से लेकर के 0.0699 के बीच में, तो ये मध्यम श्रेणी में भारत आता है। ठीक है, तो इसका स्कोर 0.640 है, इसलिए इस श्रेणी में भारत आता है। अब एसडीआई में अंतर्राष्ट्रीय तुलना की अगर हम बात करें, अपने देश की तुलना करें अन्य देशों के साथ और अन्य देशों की तुलना करें, तो ये पाते हैं कि जैसे इंडिया के एसडीआई 129 है रैंक में। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, हमसे बहुत अच्छा है, 79 उसकी रैंक है। चाइना 85 रैंक है, जो हमारा पड़ोसी देश है। रसिया का 49वां रैंक है। साउथ अफ्रीका की बात करें, जो दक्षिण अफ्रीका है, जो ब्रिक्स का सदस्य है, BRI ब्रिक्स का सदस्य है, 113 देश है, इसके 113 स्कोर है, रैंक है। और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश 152 जो है रैंक के साथ में है। और अफ़गानिस्तान 170 रैंक के साथ में है। और श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका 71वें रैंक के साथ। देखिए कितना छोटा सा देश है और हमारे देश से कितना अच्छा इसका रैंक है, 71वां रैंक है इसका, हमारे देश की अपेक्षा इसकी रैंकिंग अच्छी है। और भूटान 134वें रैंक पर है। खुशहाली सूचकांक में भूटान जो है काफ़ी उच्च पायदान पर रहता है। और नेपाल की बात करें जो हमारा पड़ोसी देश है 147वें रैंक पर है। बांग्लादेश 135वें और मालदीव जो कि बहुत ही छोटा द्वीपीय देश है 104वें इस रैंक पर है। तो हमने यहाँ पर देखा, सब तरीके के देशों को देखा, बड़े से बड़े देश देखा, छोटे से छोटे देश देखा। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि जो है छोटे देश होंगे तो उनके पास जो है विकास का स्तर अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। छोटे देश भी अच्छे रैंक के साथ में हैं। अब हमने यूरोपियन कंट्रीज़ को देखा जिसमें नॉर्वे छोटे देश हैं, स्विट्ज़रलैंड छोटे देश हैं और इनके एसडीआई काफ़ी उच्च हैं। ठीक है, तो हमने जब इनकी तुलना की तो सारांश रूप से हमने ये पाया कि मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सामाजिक क्षेत्रों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। अब जब हमने इनका अध्ययन किया पूरी तरीके से तो ये पाया कि मानव विकास के जो उच्च स्तर है, जैसे नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों में सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र यानी कि वहाँ पर स्वास्थ्य में, शिक्षा में और जो है इसी प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं में अधिक व्यय किया जाता है। जीडीपी का अधिक व्यय इन पर किया जाता है। और राजनीतिक अस्थिरता वहाँ नहीं होती है, यानी वहाँ पर स्थिर सरकारें होती हैं, प्रायः खींचतान की अवस्था नहीं होती है, आतंकवाद जैसी समस्याएं बहुत कम होती हैं ऐसे देशों में। तो इसलिए इनका एसडीआई अच्छा होता है। और दूसरा पॉइंट हमने ये पाया कि मानव विकास के निम्न स्तर वाले जो देश हैं ये सामाजिक क्षेत्रों की बजाय प्रतिरक्षा यानी डिफेंस पर अधिक व्यय करते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं। अब इधर अगर हम जाएं मध्य पूर्व के देशों की तरफ, अरब है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन देशों की एसडीआई बहुत ही खराब है। और भारत तो है ही है मध्यम स्तर में, तो ये लोग प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। प्रतिरक्षा पर यानी डिफेंस पर ये अपना जीडीपी का अधिकांश पैसा जो है वो
वेपन्स को खरीदने में खर्च करते हैं, अपने आर्मी को सशक्त बनाने में खर्च करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर का वातावरण बना रहता है, भय का वातावरण बना रहता है। हमेशा इनकी सरकारें जो है अस्थिर होती हैं, कभी भी सरकारों का तख्ता पलट हो सकता है और ऐसा भय बना रहता है। तो इसीलिए इनका एसडीआई निम्न होता है। इसीलिए ये देश जो है ज़्यादातर अपने जो है खर्च डिफेंस पे करते हैं। आप नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते होंगे, जो उत्तरी कोरिया है ये डिफेंस पर बहुत खर्च करता है। आए दिनों जो है अक्सर ये कभी कोई वेपन्स का परीक्षण करता है, कभी किसी मिसाइल का परीक्षण करता रहता है। तो ये जो है इसका एसडीआई बहुत ही बेकार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब हमने देखा। अब हमने क्या क्या इस अध्याय के माध्यम से सीखा। इस अध्याय में हमने मानव वृद्धि और विकास में अंतर सीखा और महबूब हक के विकसित मानव विकास अवधारणा को देखा, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के विकास मॉडल को देखा और मानव विकास के केंद्र बिंदु जो थे 3 उनको देखा। मानव विकास के 4 स्तंभ जो थे वो देखा, समता, सतत पोषणीयता, ठीक है, और सशक्तिकरण जैसे 4 स्तंभ देखे। मानव विकास के उपागम हमने देखे, आय उपागम, क्षमता उपागम जैसे 4 उपागम देखे। मानव विकास का मापन देखा, एसडीआई को किस तरीके से मापते हैं 3 आधारों पर, ठीक है। और मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं की हमने, अपने देश से अन्य देशों से तुलना भी की। अब हम आप लोगों को बच्चों होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग देखिए इसका बिल्कुल जो है आप इस स्लाइड का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इन प्रश्नों को आपको हल करना। जैसे हम इसमें बताते हैं टिक लगाने वाले में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब देखिए हमने विकास और वृद्धि पढ़ा था, तो विकास का सर्वोत्तम हमने बात किया था ना, वृद्धि जो है संख्यात्मक परिवर्तन को दिखाता है और विकास गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है। तो इसमें आप समझ जाइए, आकार में वृद्धि ये नहीं होगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन यानी गुणात्मक की बात करता है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन और आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। अब यहाँ धनात्मक यानी सकारात्मक परिवर्तन की बात करता है, तो ये वाला होगा खा, गुण में सकारात्मक परिवर्तन या धनात्मक परिवर्तन। दूसरा है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो ये डॉक्टर महबूब हक की देन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन सारे प्रश्नों को हल कीजिए और इसके बाद में अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर करें, नमस्कार।